कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, चिलचिलाती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे मौसम में आपके कृषि कार्यों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। रबी फसलों की कटाई हो रही है, अनाज को घर लाना है और उसका भंडारण करना है। हमारी यही शुभकामना है कि आपके कृषि कार्य और भी सरल और सहज हो जाएं और साथ ही आपको भरपूर उत्पादन मिले। ऐसी ही शुभकामना के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। देश में दुग्ध उत्पादन में 19% की वार्षिक वृद्धि। स्वाद बढ़ाती सोयाबीन की 2 नई किस्में विकसित। अप्रैल में पकी आम की नई किस्म और कृषि अपशिष्टों से बेहतर पशुचारा तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। दूध उत्पादन में अव्वल हुए भारत में प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पादन बढ़ोतरी का एक और कीर्तिमान आ जुड़ा है। पेश है ये गौरवमयी रिपोर्ट। पशुओं के अच्छे खानपान, बेहतर आवास और उन्नत नस्लों का ही परिणाम है दूध की मोटी होती धार। उद्योग संगठन एसोचैम की हालिया अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2010-11 में दूध का कुल उत्पादन 12.1 करोड़ टन था, जो वर्ष 2016-17 तक वृद्धि करते हुए 15 करोड़ टन जा पहुंचेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये गर्व का विषय है कि देश में दुग्ध उत्पादन 19% की वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है, जो अपने आप में भी एक कीर्तिमान है। सब्जी, दाल, अनाज, दुग्ध उत्पाद सभी का आधार बनी सोयाबीन अब और भी बेहतर स्वाद के साथ तैयार हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस दिशा में पाई शोध सफलता की गाथा यूं है। देश में सोयाबीन का उत्पादन और बढ़ती खपत इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इसके स्वाद में बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इंदौर स्थित सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सोयाबीन के उत्पादों को स्वादहीन बनाने के पीछे इसमें उपस्थित लिपाइगिनेज 2 एंजाइम की विशेष भूमिका होती है। इस समस्या से निपटने के लिए सोयाबीन के 2 जीनोटाइप NRC 109 और NIC 110 विकसित किए गए हैं। इसमें और भी अधिक सुधार कर किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि सोया उत्पादन में तो बढ़ोतरी की ही जा सके, साथ ही बेहतर स्वाद वाले उत्पादन भी मिल सकें। गर्मी का तोहफा मिठास भरे आम जितनी जल्दी पक जाएं, बेहतर होता है। इससे जहां उपभोक्ता को बाजार मिल जाता है, वहीं उपभोक्ता को आम कृषि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में मदद करते हुए आम की जल्द पकने वाली किस्म विकसित की है। पेश है एक रिपोर्ट। गर्मी भले ही सताए, मगर इसका मिठास भरा तोहफा आम आपको राहत देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा आम की एक नई किस्म अर्का नीलांचल केसरी विकसित की गई है, जो बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। परीक्षणों में इसे 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच पकते देखा गया है। इसके फल लालिमालिये आकर्षक होते हैं, साथ ही आकार में भी बड़े होते हैं। इसे भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसकी उपज 70 से 110 किलोग्राम फल प्रति वृक्ष पाई गई है। गर्मी के इन दिनों में पशुधन के लिए बेहतर चारा चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। इधर खेत में पड़े कृषि अपशिष्टों से पशु चारा तैयार कर लिया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि लगातार पौष्टिक चारा प्राप्त हो। इस दिशा में झांसी स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान द्वारा एकीकृत तकनीक विकसित की गई है, जिसके द्वारा कम लागत और अपशिष्टों से चारा प्राप्त करना संभव हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार फसल अपशिष्टों, खरपतवार, गिरी हुई टहनियों आदि से चारा का विकल्प तैयार है। इस दिशा में प्रयोग जारी है, साथ ही किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। मौसम बदला तो कृषि क्रियाएं भी बदलेंगी। आइए जानते हैं देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल और उससे जुड़ी कृषि क्रियाएं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भारत में अधिकतम तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है। इससे सप्ताहांत तक हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश के आसार हैं। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अपने कृषि उत्पादन की बेहतर कीमत पाने के लिए दूरदर्शिता दिखाइए और जानिए कि देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का क्या भाव है। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और आइए अब जानते हैं कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली और उसके आसपास की मंडियों में खाद्य तेलों के भावों में अचानक गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे पाम ऑयल की आवक का बेहतर होना है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर चीनी एवं शक्कर की मांग कमजोर होने से दामों में घट बढ़ आई है। हाँ, सब्जियों के भाव में तेजी बरकरार रही। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोगैस से संबंधित जानकारी। जी हां, बायोगैस एक सस्ता और बेहद सुविधाजनक प्लांट है। जो किसान भाई बहन पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए तो जैसे आम का आम और गुठलियों का दाम, यानी वो गोबर का इस्तेमाल ईंधन के रूप में तो कर ही सकते हैं, साथ ही उसके बचे हुए अवशेषों को खेतों में डालकर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये विशेष कार्यक्रम। भारतवर्ष में बायोगैस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके अनेक लाभ हैं।
बायोगैस तकनीक से किसानों को उत्तम प्रकार की खाद मिलती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिससे मिट्टी की जैविक, रासायनिक और भौतिक दशा में सुधार आता है और पोषक तत्वों व सिंचाई जल की दक्षता में बढ़ोतरी होती है। बायोगैस से महिलाओं को उत्तम किस्म का ईंधन मिलता है, जिससे उनके समय की बचत होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और थकावट भी नहीं होती। ये तकनीक पूर्णतया पर्यावरण हितैषी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसा देश है जहाँ पे कृषि पे काफ़ी जोर है और लगभग हमारी 50% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि पे जो हमारा विकास होना चाहिए वो विकास दर हम पिछले 10 सालों से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी ज़मीन है उसका उपजाऊपन कम होता जा रहा है और साथ ही साथ में जो कृषि की लागत है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि किसानों को उतना ही उत्पादन लेने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करना पड़ता है हर वर्ष। उसके बावजूद ये तब हो रहा है तब हमारे पास पूरे संसार में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे किसान भाई एक तकनीक को अपना ले तो मैं महसूस करता हूँ कि किसानों की लागत काफ़ी कम हो जाएगी, उत्पादन काफ़ी बढ़ जाएगा और जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो गुणवत्ता अनाज की उसकी बहुत बढ़ जाएगी। और वो तकनीकी है बायोगैस। और इसका सीधा साधा उदाहरण हमें मिलता है मदनपुर गाँव में, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के खुर्जा ब्लॉक में पड़ता है। इस गांव के लगभग 15 से 20% किसानों ने अपने घर पर बायोगैस प्लांट लगा लिए हैं और लगाने के बाद उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं मदनपुर गांव में, जहां पे हमारे पास मदनपुर गांव के किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो प्लांट लगाए हैं उनसे क्या इनको लाभ मिल रहा है और किस प्रकार से दूसरे लोगों को भी ये प्लांट लगाने चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ के बुजुर्ग किसान से बात करना चाहूँगा, राजेंद्र सिंह जी से। राजेंद्र सिंह जी, आपने जो बायोगैस प्लांट लगाए हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपको लगाने से पहले क्या लगता था और अब क्या लग रहा है? मैंने बायोगैस लगाया अपना 6 घन मीटर का, जिसकी मुझे प्रेरणा जो है पूसा संस्थान के द्वारा, डॉक्टर डबास के द्वारा मुझे मिली। उसमें पहले तो मुझे ये हिचकिचाहट हुई कि जने क्या करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। तो मुझे काफ़ी दहशत महसूस होती थी कि मेरा खर्चा भी होगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले मैंने 6 घन फीट का मीटर का वो लगाया बायोगैस, तो वो चलाया मैंने। चलाने के बाद में उससे मुझे काफ़ी आराम मिला, जिससे मेरे खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ी और उससे जो गैस निकलती थी उससे मेरे घरवाली खाना बनाती थी, उसे बड़ा आराम मिला खाना बनाने में, क्योंकि उसे धुआं नहीं होता था घर में। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैं तो यही कहूँगा हर किसान से कि भाई हर किसान इसका उपयोग करे तो बढ़िया है। मैंने एक 3 घन मीटर का बायोगैस लगवाया है, जिससे मुझे 2 सुविधाएं तो बहुत ही अच्छी मिली है। पहली सुविधा धुआं रहित चूल्हा मिला है मुझे। दूसरी सुविधा ये है कि मुझे उससे जो सैलरी मिली है उससे मेरे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी बढ़ी है। मैंने 2 एकड़ ज़मीन में एक बिना सैलरी के, दूसरी सैलरी सहित 5-5 बीघा गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें मैंने सैलरी डाली थी। उसका 100 ग्राम दानों का वज़न 4.10 ग्राम है और जिसमें मैंने सैलरी नहीं डाली थी उसका वज़न 83 ग्राम है। इससे मुझे जो है फसल की पैदावार में भी काफ़ी पैदा मिली है। जैसा कि हमने एक कहावत सुनी थी कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये गोबर गैस पर बहुत ही सटीक बैठती है। क्योंकि आजकल अंधाधुंध फर्टिलाइज़र के प्रयोग से जो मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उसके लिए इसकी जो सैलरी है वो रामबाण औषधि का काम करती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये संजीवनी का काम करती है और इससे जो निकलने वाली मीथेन गैस है उससे धुआं रहित अग्नि मिलती है, जिससे घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहता है। और मैं तो यही किसानों से कहूँगा कि हर किसान इसका उपयोग करे और चाहे सब्सिडी मिले या ना मिले, चाहे उसे अपने ही खर्चे पर लगानी पड़े, लेकिन हर किसान के घर में गोबर गैस होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मेरा अपना यही विचार है। हमारे पास लगभग 5 पशु हैं, तो उन 5 पशुओं से हमारे पूरे घर की जो ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे खाना बनाने में या पशुओं के लिए रात पकाने के लिए या फिर गर्म पानी करने के लिए, वो हमारी अपने 5 पशुओं के गोबर से वो पूरी हो जाती है।
और उसके बाद पहले हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारा जो गोबर था वो तो सारा चूल्हे में जल जाता था। लेकिन अब इससे जो है गोबर गैस से जो हमें सैलरी प्राप्त होती है, उस सैलरी को हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में उसको हम सुखाते नहीं हैं। सैलरी को सीधे ही अपना 1000 लीटर का टैंक है उसमें भर के सीधा जब हम अपनी सिंचाई करते हैं खेत की, उस पानी में जो सिंचाई वाला पानी है उसी में नाली में उसको हम छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी की जो सैलरी है हमारी गोबर की वो पूरी खेत में फैल जाती है। उसके बाद अगली साल जो है ये जो इसमें जो पोषक तत्व हैं जो सैलरी के हैं, जो खुले में रखने से जो उड़ जाते हैं वो नहीं उड़ पाते हैं और सारे पोषक तत्व हमारे खेत में जाते हैं और उससे जो है वो एक मल्च बन जाती है, उस पर लेयर, उस पर मिट्टी पर वो जो है खरपतवारों का नियंत्रण का ही बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारे देश में जो है पूरे विश्व का 25% पशुधन है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे गांव में जो है खासकर ये जो LPG सिलेंडरों का जो क्रेज़ बढ़ रहा है, इसको सरकार पर भी बहुत इसका भार पड़ता है, क्योंकि सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर गांव में सभी किसान ज़्यादातर, क्योंकि जितने लगभग मैं समझता हूं गांव में किसान हैं लगभग उतने ही पशु हैं, और एक पशु लगभग एक व्यक्ति की जो ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे ईंधन की, चूल्हे की या गर्म पानी करने के लिए, उसको पूरा कर देता है। तो हमारे देश में अगर इस पर बायोगैस पर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ गांव में LPG सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो गोबर गैस जो लगाया है, इसके खाद से पैदावार बढ़ी है, खरपतवार कम हुई है। जिस खेत में इसका गोबर गिर जाता है, सैलरी गिर जाती है, उसमें सबसे पहली बात तो पानी बहुत ही कम जाता है। दूसरी बात, यूरिया बहुत कम लगाना पड़ता है। मेरे पास एक खेत है 1 हेक्टेयर, जिसमें मैं आज 3 साल से गोबर गैस का खाद का प्रयोग कर रहा हूँ। उसकी स्थिति ये है कि उसमें केवल 1 कट्टा यूरिया धान में, गेहूं में 1.5 कट्टा यूरिया, बहुत ही फायदा मिला है। मैं अपने गांव से चला, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई जो किसान हैं, ये मतलब राजेंद्र सिंह ये चौधरी साहब, इन्होंने से मेरी मुलाकात हुई। मैं इनके गांव मदनपुर में आया और मदनपुर में मैंने यहाँ काफ़ी गैस प्लांटों का मतलब लेकर वो देखा। प्रेमचंद जी, आपने जो बायोगैस के बारे में जाना और मदनपुर गांव को देखा और आपको बड़ा अच्छा लगा कि प्लांट बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके मन में कौन कौन से सवाल आए जिनका आप जवाब चाहते हैं और किस प्रकार से इस तकनीक को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? सवाल डॉक्टर साहब, मैं इस बात का चाहता हूँ कि मुझे इस मामले में ये जानकारी दीजिए कि ये जो गोबर गैस जो प्लांट जो ये मतलब की योजना चलती है वो कहाँ से चलती है, इसके मामले में कहाँ से मुझे जानकारी मिलेगी और किस प्रकार से मतलब लेके ये जो प्लांट है वो कहाँ से शुरू होगा। जो भारत सरकार की आप स्कीम की बात करना चाह रहे हैं, भारत सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक किसान को इसकी जानकारी पहुँचे। उसके लिए हर राज्य में एक नोडल एजेंसी नियुक्त की जाती है, जिसके माध्यम से पूरे राज्य में जानकारी फैलाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो एजेंसी है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी गई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय इन गोबर गैस को प्रोत्साहन देने के लिए सभी खंड विकास अधिकारी और जिलों के माध्यम से इसको लागू कर रहे हैं। अगर आप अपने खंड विकास अधिकारी से मिलेंगे तो आपको जानकारी दे सकते हैं कि आपके प्लांट लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो प्लांट लगाने से जो सब्सिडी मिलेगी वो भी आपको खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मिलेगी। तो इसके लिए आप पूसा संस्थान आपके काफ़ी नज़दीक है तो पूसा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या KVIC से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी तकनीकी जानकारी मिल जाएगी कि आपके पास कितने पशु हैं तो आपको कितने घन मीटर का प्लांट लगाना है, कौन कौन से किस्म के प्लांट हैं, उनके लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस डिज़ाइन में ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो सब जानकारी मिल सकती है। रसोई घर में बायोगैस के उपयोग के लिए ग्रामीण महिलाओं में बहुत उत्साह है। फायदों से वे सभी प्रसन्न और उत्साहित हैं। पहले खाना बनने में क्या दिक्कत थी, अब क्या सुविधा हो गई? अब ये सुविधा हो गई कि जल्दी बन जा, 1 घंटा लगता है, आधे घंटे में पूरा हो जाए। देखो आज के युग में बायोगैस का बहुत महत्व है। पहले कंडे बनाए जाते थे और फिर वो जलाए जाते थे, और अब वो एक कहावत है कि तुरंत का गोबर पथा हुआ नहीं जलता है, लेकिन आज वो जलने भी लगा है। और उसके बाद में उसके पहले बहुत परेशानी थी कि जब बारिश होती थी तो लकड़ी गोसा ईंधन के गीले हो जाते तो वो भी नहीं जल पाते थे, और उसके बाद में बर्तन भी काले होते थे। बायोगैस का बढ़िया लगा है हमने, हम परेशान नहीं होते हैं। देखो
जब कंडा को से पाथ से उपले और लकड़ी जलाते तो वो बेव पड़ जाता तो हमें बहुत धुआं होता है, हमारी आँखों में भी धुआं लगता तो पानी चलता है, हमारे खांसी खुरे ही हम खांसते। अब हमारी वायु ऐसे लग गई है तो हमने कोई खांसी नहीं है जी, अब बढ़िया काम चल रहा है हमारा। जिस दिन से हमारे यहाँ बायोगैस मिस्त्री ने लगाई और पूसा वालों ने लगवाई, उसके बाद मेरी सास मेरा परिवार इतना खुश है, इतने प्रसन्न है कि सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि हमारा ये खाना बनेगा तो मेरी बुजुर्ग सास सबसे पहले उस काम को करने के लिए चलती है। एक साल में हमारे 2 बिटोड़े जल जाते थे, जो 2 बिटोड़े जल जाते थे तो और लकड़ी का जो खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा था। और जब खाना बनाते थे लकड़ी से या उपले से खाना बनाते थे तो आँखों में बहुत दर्द होता था, क्योंकि धुआं इतना लगता था, पानी चल जाता था आँखों में। इस वजह से हम जो बायोगैस का इस्तेमाल किया, हमने 3 साल हो गए हमारी बायोगैस लगे हुए। जब ते हमारे गोबर गैस लगी है हम बहुत खुश हैं। जब ते ना हमारे कोई रिश्तेदार आवे तुरंत चाय बनावे और उसे हम गोबर गैस दिखावे कि तुम भी लगवाओ ऐसे ही। पहले तो मैं खाना बनाती थी, अब मेरी बहू आ गई है तो बहू बनाती है, बहू भी खुश रहती है। और मेरी भाभी आई थी, मेरी भाभी भी बहुत खुश हुई गोबर गैस को देख के, नहीं जो कि ऐसी गैस मैं भी लगवाऊँ। जब पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी तो मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अब खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब से हमारा बायोगैस लगी है हम बहुत जल्दी सारा काम कर लेते हैं। चूल्हा तो हमारा यूँ ही पुतिया का पुतिया ही पड़ा रहता है, कभी आग जलती नहीं है उस चूल्हे में, यूँ ही बना बना ही फूट जाता है और सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। हमारी सास तो बहुत दुखी रहती थी पहले चूल्हे पे काम करने में, अब तो वे बहुत जल्दी बना लेती हैं। बहुत खांसी उठती थी, अब वे बहुत खुश हैं। मैं साइंस पढ़ती हूँ, साइंस में मैंने सुना था कि बायोगैस भी होती है, मुझे पता नहीं था पहले कि बायोगैस क्या होती है। जब से मेरे घर में लगा है तो बहुत सुविधा हुई है हमें बायोगैस से। बायोगैस बहुत अच्छा एक प्लांट है, इससे बहुत जल्दी खाना बन जाता है। पहले मम्मी बहुत देर लगाती थी खाना बनाने में, मैं स्कूल के लिए भी लेट हो जाती थी, लेकिन अब तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है। हमारे पड़ोस में गोबर गैस है, उनका गोबर गैस देख के हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी गोबर गैस लगवाएं। और हमारी मम्मी उपले पाती हैं तो उनके हाथ गंदे रहते हैं, उनके हाथों से बदबू भी आती है और उससे बीमारी का भी खतरा फैलता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे भी गोबर गैस लगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गांव में हर किसान के पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो जाता है तो हमारे देश में खाद की काफ़ी समस्या समाधान हो जाएगी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा और पानी की बचत होगी और लोगों को गैस के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि स्वयं की उनकी गैस होगी और गांव जो हैं हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाए जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है। और जैसा कि आपने देखा कि मदनपुर गांव में काफ़ी लोगों ने इसको अपनाया है और जिन लोगों ने अपनाया है उनके चेहरे पर अलग से खुशी दिखाई देती है, क्योंकि उनका न केवल समय बच रहा है बल्कि उत्पादन बढ़ा है, गुणवत्ता बढ़ी है और आज इस गांव का जो उत्पादन स्तर है वो पूरे ज़िले में सबसे ऊपर जा चुका है। तो ये एक इस बात का द्योतक है कि इस तकनीक को जो भी गांव अपनाएंगे या जो भी किसान अपनाएंगे उनको इसका काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो मैं अपने जितने भी किसान भाई हमारे मदनपुर के आए हैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तकनीक को अपनाया और अपना के न केवल अपना फ़ायदा उठाया बल्कि पूरे देश का फ़ायदा किया और इस गांव को एक मॉडल गांव बनाने में काफ़ी मदद की। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी का दूसरे लोग भी लाभ उठाएंगे और अपने यहाँ बायोगैस प्लांट लगाते हुए देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक साधारण गांव बायोगैस तकनीक को अपनाकर सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा है। अधिक से अधिक किसान बायोगैस तकनीक को अपनाकर न केवल अपना कृषि उत्पादन बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है और धन व समय की बचत तो हो ही रही है। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10,
CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसमें दी गई जानकारी से लाभ भी ज़रूर लेंगे। आपने हमारा पता तो नोट कर लिया होगा। हमें आपके प्यारे प्यारे सुझाव भरे, जिज्ञासा भरे खतों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही आप हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। उठो किसानों, अब भारत के प्रदूषण हमें मिटाना है। भारत के हर घर घर में गोबर गैस लगाना है। फिर काम चलेगा हर घर का भाई। गोबर गैस लगाने से बचे नारियां हर घर की। चूल्हा रोज जलाने से